Hello dear students. In the last video we have started the topic periodic classification of elements and we have seen the points, what is the need of classification and the Dobereiner's work. आज हम देखेंगे डोबेराइनर जिन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन की नींव रखी और उनके बाद बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट मोटिवेट हो गए टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, राइट, एंड टू कोरिलेट देयर एटॉमिक मासेस विद देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. आज हम जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया उनका नाम है राइट जॉन न्यूलैंड्स और उनके क्लासिफिकेशन को राइट एक नाम दिया जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो ये है क्या चीज, इसको हम देखेंगे राइट और ऑन द व्हाट बेसिस ही क्लासिफाइड, इन सबको हम आज डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया. यहाँ पे एक थीम लाइन जो हमें दिखती है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मराठी में इसको कहते हैं न्यूलैंडचा अष्टकाचा नियम. अष्टक मतलब क्या, ऑक्टेव, 8. ऑक्टेव मीन्स द 8. ओके, अष्टक जैसे मराठी में कहते हैं अष्टक. ओके राइट, तो ऐसा क्यों कहा गया इसके बारे में हम देखेंगे. सो द tagline here is important that every 8th element has property similar to its first element. ओके, तो ये क्या चीज है ये हम देखेंगे. ओके, तो न्यूलैंड्स वर्क. सो जॉन न्यूलैंड फ्रॉम 1838 टू 1898 ही वर्क राइट. तो उनका वर्क हम देखेंगे क्या है राइट. सी, सो न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या है. सो ये है इनका अरेंजमेंट. सो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. अपने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या इनको पता चली कि whenever the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, then every 8th element having property similar to its first element. ये क्या है कि जब एलिमेंट्स को एक चढ़ते क्रम में यहाँ पे अरेंज किया गया तो किसी एलिमेंट के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट जो है इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है. तो इसी चीज को उन्होंने किस चीज से एनालाइज किया कि हमारे जो म्यूजिक के ऑक्टेव होते हैं, है ना, नोट्स पता है आपको म्यूजिक के, सा रे ग म प ध नी सा, जहां पे यहाँ पे मैंने नीचे दिखाया गया है राइट, सा रे ग म प ध नी सा. ओके, ये म्यूजिक के क्या है ये नोड्स है. तो यहाँ पे इन 8 नोड में से अगर हम देखेंगे तो पहला नोड है सा और उसके बाद आने वाला जो 8वां नोड है वो फिर से क्या है सा. ओके राइट, तो सप्त स्वर जिसे कहते हैं ना हम, सा रे ग म प ध नी, ये 7 स्वर है और उसके बाद फिर से 8वां स्वर क्या आता है सा. तो ये एनालॉजी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को अप्लाई किया राइट कि किसी भी एलिमेंट के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी और बाद में आने वाले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है. जैसे लिथियम यहाँ पे दिख रहा है, लिथियम के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट है सोडियम, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम है तो उन्होंने उनको एक ही ग्रुप में अरेंज किया. बेरिलियम के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट है मैग्नीशियम, ठीक है ना, उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है तुमको, लिथियम का 7, ठीक है, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11 है, कार्बन 12. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है, तो बेरिलियम के बाद आने वाला 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम, उसकी और बेरिलियम की प्रॉपर्टी सेम है, मैग्नीशियम बेरिलियम, तो वो एक ही कॉलम में एक ही ग्रुप में आ गए. ठीक है राइट, तो इसी के आधार पे फिर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को नाम क्या दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ठीक है, तो ये एनालॉजी किससे दी उन्होंने, द नोट्स ऑफ म्यूजिक, सा रे ग म प ध नी सा, तो पहला सा और 8वां सा से है ना सेम है. तो इसी के चलते यहाँ पे एनालॉगसली उन्होंने क्या बताया कि पहला एलिमेंट और उसके बाद आने वाला 8वां एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए राइट यहाँ पे इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ऐसा नाम दिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा लिथियम से लेके कैल्शियम तक. ठीक है ना राइट, तो इनके लिमिटेशन क्या थे. ठीक है ना, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इनके क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशन थे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है, दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव इज फॉलोड
ओनली अप टू द कैल्शियम, है ना। जब इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था तब 56 एलिमेंट वेर नोन, कितने 56 एलिमेंट पता थे। तो इन्होंने जब एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरुआत किया तो वहां पे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। कैल्शियम के आगे वाले जो एलिमेंट है वहां पे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं हो रहा था। तो ये इनका सबसे पहला लिमिटेशन हुआ, दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल ओनली टू द लाइटर एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम द एलिमेंट्स आर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, इनका दूसरा लिमिटेशन क्या था? हालांकि जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे तब 56 एलिमेंट पता थे और उन 56 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, बट इनका ऐसा मानना था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स है, इसके आगे एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे या इससे ज्यादा एलिमेंट्स नेचर में नहीं होंगे। ओके, लेकिन हमको पता है कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में हम 118 एलिमेंट्स राइट जानते हैं या हमें ज्ञात है। तो जो कुछ है वो डिस्कवर हुए, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और कुछ इंसान ने लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किए हैं जिन्हें हम मैन मेड एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, राइट। तो ऐसे टोटल 118 एलिमेंट्स हमें पता है। तो ऑब्वियसली उनका जो ये पॉइंट था कि हम जिसे कहते हैं द only 56 elements are there in the nature and no elements will be discovered in future, ये इनका कहना था जो गलत राइट सिद्ध हुआ, है ना। तो इनका तीसरा लिमिटेशन अगर हम देखेंगे तो इनके क्लासिफिकेशन में इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन तैयार किया, अपना जो पीरियोडिक टेबल तैयार किया, उनमें कुछ ब्लॉक्स में इन्होंने दो दो एलिमेंट रखे थे। सो 2 elements are kept in a same block, राइट, जो कि एक इतना रिलायबल क्लासिफिकेशन फिर इसको ड्रॉबैक माना गया। Why 2 elements should be kept in a same block, राइट। जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि कहां पे उन्होंने 2 एलिमेंट्स एक ही ब्लॉक में रखे थे, राइट। जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का जो ग्रुप है उसमें रखा गया एक ही ब्लॉक में, राइट। और जहां पे उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आयरन जो है, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल से मैच होती है, बट दैट आयरन एंड कोबाल्ट, राइट, इट वाज राइट, आयरन एंड निकेल कोबाल्ट दे वेर इन अ डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। तो यहाँ पे आगे की स्लाइड में मैं दिखाता हूं यहाँ पे कि जहां पे ऊपर आपको दिखा रहा है यहाँ पे ये नोट्स सा रे ग म प ध नी, तो आठवां कौन सा आएगा? फिर से आएगा सा, ठीक है। इन द सेम वे देखो, तो पहला ग्रुप जो दिखा है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, राइट, और उनके नीचे ये दिख रहा है आपको सर्कल, रेड सर्कल से दिख रहा है कोबाल्ट और निकेल यहाँ पे डाला गया, और नीचे है ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर इस क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनसे मैच नहीं होती है, ओके, और उनको फिर भी यहाँ पे इस ग्रुप में डाला गया है, राइट। और 2 एलिमेंट्स कोबाल्ट और निकेल एक ही ब्लॉक में डाले हैं। सेम चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये सेरियम एंड लैंथेनम, ओके, ये दोनों भी एक ही ब्लॉक में डाले गए हैं। सो दो एलिमेंट एक ही ब्लॉक में डालना ये भी उचित नहीं था, राइट। और यहाँ पे अगर हम लास्ट में देखेंगे तो ये है आयरन, है ना, Fe, आयरन का सिंबल है Fe। इस आयरन की प्रॉपर्टी मैच होती है किससे? ये पहले ब्लॉक में जो कोबाल्ट और निकेल है इससे मैच होती है, लेकिन ये सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप में रखे गए, राइट। आयरन एक लास्ट ग्रुप में रखा गया है, कोबाल्ट और निकेल, राइट, एक अलग ग्रुप में रखे गए। सो ये भी इनके कुछ लिमिटेशंस थे। सो न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन के ये क्या माने जाते हैं? लिमिटेशंस माने जाते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको क्या याद में रखना है यहाँ पे हमको याद रखना है कि न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन है, इस न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं इन शॉर्ट, राइट, कि इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, and when he arranged the elements in the increasing order of atomic mass, he come to find that every 8th element having properties similar to its first element, okay, right। तो इसको एनालॉजी इसने ये खास से लगाई है म्यूजिक के ऑक्टेव से। तो म्यूजिक के ऑक्टेव से जैसे ही एनालॉजी लगाई तो यहाँ पे
सारेगम पधनिसा ये जो हमारे नोट्स होते हैं म्यूजिक के, इसमें 8वां और पहला नोट सेम है, सा सा। ओके, तो यही एनोलॉजी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को लगाते हुए क्या बताया कि पहला एलिमेंट और उसके बाद आने वाला 8वां एलिमेंट, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है और उनकी प्रॉपर्टी सेम होने के कारण उनको एक ही ग्रुप में रखा गया। दिख रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही कॉलम में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक ही कॉलम में है। ठीक है ना, ये इनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, राइट। तो इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने जब अरेंज किया और अपना टेबल जब बनाया, तो ये यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे दिखाया है, ये सिर्फ कैल्शियम तक दिख रहा है आपको, है ना, राइट। आगे का अगर हम देखेंगे उनका पूरा क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये इसलिए दिखाया है कि एवरी 8th एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। एल्यूमिनियम के पहले आने वाला 8वां एलिमेंट है बोरॉन, और उनकी प्रॉपर्टी सेम होने के कारण बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम को रखा गया। ठीक है, राइट। तो ये किस वजह से उनके क्लासिफिकेशन को, राइट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ऐसा कहा गया, बिकॉज ऑफ, राइट, सिमिलैरिटी विद द म्यूजिक नोट्स। ओके, उनके लिमिटेशन मैंने इन शॉर्ट में बताना है कि पहला लिमिटेशन क्या था कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, लो एटॉमिक मास एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। उसके बाद के जो हेवी एलिमेंट्स है, दे वर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, सेकेंड लिमिटेशन इनका ऐसा था दैट he was proposing that only 56 elements are there in a nature, right? No more element will be get discovered, but after all many more elements will get discovered, right? So this is one of the limitation. Next, two dissimilar elements were kept in a group where their property does not matches, where cobalt and nickel were kept with chlorine, chlorine, bromine. Okay, chlorine, chlorine, bromine, they are the halogens, right? And cobalt, nickel is not matching their property with these elements, right, till they were in that group. Okay, while iron is matching, right, iron and cobalt, nickel, their property are matches, but iron is in different group, cobalt and nickel is in different group. Okay, right. So these are the limitations. So यहाँ पे मैंने उनके क्लासिफिकेशन को अगर दर्शाया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट और निकेल को एक ही ब्लॉक में रखा गया है, सेरियम और लैंथेनम को एक ही ग्रुप में रखा गया है, राइट। और आयरन और कोबाल्ट निकेल जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी, राइट, मैच होती है, कोबाल्ट निकेल अलग ग्रुप में, आयरन अलग ग्रुप में। ठीक है, तो ये इनकी क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो एज इनका क्लासिफिकेशन में भी बहुत सारे लिमिटेशन थे, राइट। तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसे कहते हैं मेंडेलियव्स क्लासिफिकेशन, राइट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिसका डिटेल में हम वर्क देखेंगे। मेंडेलियव्स क्लासिफिकेशन जो है, मेंडेलियव्स प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो होप कि आप इसको याद रखेंगे। इसमें आपको क्या पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, राइट, एक्सप्लेन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस में क्या बोलना है, न्यूलैंड व्हाइल क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड ही कम्स टू फाइंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स every 8th element having property similar to its first element, so he analogously correlate it with the notes of music, and that's why named his classification as Newland's law of octave. Get the point? दूसरी चीज यहाँ पे आपको पूछी जाएगी एग्जाम में, what are the drawbacks of Newland's classification और what are the limitations of Newland's classification. तो इनमें से जो लिमिटेशन मैंने आपको बताया है, ये लिमिटेशन आपको वहां पे, राइट, लिखने पड़ेंगे। ठीक है, राइट, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है और 1 या 2 मार्क आपको आराम से इससे मिल जाते हैं। ठीक है, सो विद दिस आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, आपके फ्रेंड्स को भी बताओ देखने के लिए, राइट, और ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो विद दिस हम अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम देखेंगे मेंडेलियव्स प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।